तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। आज जो हम लोग दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो 2022 का जो आपको एनुअल में परीक्षा हुआ था उसमें आपको सेकेंड सीटिंग में जो प्रश्न आए थे ऑब्जेक्टिव, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आपको पिछले वीडियो में पहला वीडियो में आपको 1 से 20 तक आपको हल किए थे और दूसरा वीडियो में आपको 21 से 40 तक हल किए थे। हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि इस पूरे के पूरे सीटिंग को आपको, जिसमें 100 प्रश्न हैं, उसको हम लोग 5 वीडियो में टोटल हल करेंगे, 5 वीडियो में, ठीक है। तो टोटल आपको 20-20 प्रश्न एक एक वीडियो में हल करना होगा। तो यह हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग 41 से लेकर 60 तक का सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्न संख्या 41 से 60 तक। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं, प्रीवियस वीडियो, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न पे चलिए, आपके सामने 41 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए, कहा गया है 2 संख्याओं का मौसा 27 है और लसा आपको 162 है। उसमें से एक संख्या आपको 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। एक सूत्र होता है दोस्तों कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा। यही सूत्र होता है दोस्तों, लसा गुने मौसा। तो हमको अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुने मौसा बटे पहली संख्या होगा। तो लसा का मान आपको कितना है दिया हुआ, 162, तो 162 लिख लीजिए। और मौसा का मान आपको कितना दिया है, 27 दिया है, तो 27। और बटे पहली संख्या कितना है, तो 54 है। अब देखिए 54 कटेगा दोस्तों 27 से 2 बार में, और 2 से यह कटेगा 162, 8 दूनी 16, 81 बार में। तो जो दूसरी संख्या दोस्तों है इसका, वो कितना हो गया, 81 हो गया। तो इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का जो है आंसर आपको ऑप्शन डी 81 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। कहा गया है कि संख्याएं 12, 15, 21 का मौसा क्या होगा। दोस्तों मौसा क्या होता है, वह संख्या जिससे सभी जो जिस संख्या से यह सभी के सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो वह कौन सा संख्या है जिससे यह सभी संख्या आपको विभाजित है। देखिए 15 में 15 का अगर खंड करेंगे, इससे पता कब चलेगा, जब सबका खंड करेंगे। तो 12 का आप खंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 दूना 4 दिया 12। 15 का करेंगे खंड तो 15 में निकलेगा 5 गुने 3। और 21 का करेंगे तो आपको 3 गुने 7 निकलेगा। तो कौन सा संख्या जिससे सभी में भाग लग रहा है, तो वह संख्या आपको 3 दिख रहा है, जिससे आपको 12 भी विभाजित है, 15 भी विभाजित है और 21 भी विभाजित है। बाकी 7 से तो यह विभाजित है नहीं, 12 और 15 न, 5 से आपको 12 और 21 विभाजित है, और न 4 से आपको 15 और 21 विभाजित है। तो वह संख्या आपको कौन हो गया, 3 हो गया। तो जो तीनों में आपको कॉमन हो जाएगा, मिल जाएगा, वही संख्या आपको इसका मौसा हो जाएगा। तो मौसा आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। क्या कहा जा रहा है, कहा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक बोला जा रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक में आप क्या ले सकते हैं। धनात्मक मतलब हो गया कि वह जीरो से क्या है, बड़ा है, मतलब जीरो से प्लस में है, मतलब 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, धनात्मक पूर्णांक में कौन सा धनात्मक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, किसी भी संख्या में अगर हम x लेते हैं तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो विषम होगा। अगर x का मान 0 होगा तो ऊपर भी विषम होगा, x के मान 1 होगा तो आपको विषम नहीं होगा। तो यहाँ पे x में आपको 2 से गुना करना होगा, 2x + 1 लेंगे तो जाकर के वह विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, 2x प्लस, अब यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी प्लस में क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2x में 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 2x में 3 डालेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। इस प्रकार से विषम आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको 2 नहीं दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए पहला में प्लस में 4 है, आप इसमें किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 4 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, और यह भी सम है और यह भी सम है, तो सम ही प्राप्त होगा। सम में सम जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। यहाँ पे भी देखिए सम में सम जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा, और यहाँ पे तो सम है ही, सम और सम से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो सम हो जाएगा। बच गया यहाँ पे ये, इसमें आपको यह विषम है एक, और यह सम है, तो सम प्राप्त होगा गुना करने के बाद, लेकिन यहाँ पे जोड़ने के बाद एक विषम हो जाएगा वह, तो वह संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 में कहा गया प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या, ठीक है।
तो सभी परिमेय संख्या जो होता है वह एक वास्तविक संख्या होगा। जरूरी नहीं है, पूर्ण संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रकृत संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और पूर्णांक संख्या भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। यह इस तीनों में से कोई भी जो परफेक्ट आंसर नहीं है, परफेक्ट आंसर आपको वास्तविक संख्या होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर एक है तो वह परिमेय संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर 1/2 ले ले तो 1/2 तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या भी नहीं है, प्राकृत संख्या भी नहीं है और पूर्णांक संख्या भी नहीं है। पूर्णांक में अगर आपको प्लस है या फिर माइनस है तो पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन प्लस माइनस में से कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर ये भिन्न में आ गया तो भिन्न तो परिमेय संख्या हो जाएगा, यह वास्तविक संख्या हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है 22/7 क्या है? 22/7 दोस्तों एक परिमेय संख्या हमको नजर आ रहा है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे पाई दिया रहता, पाई का जो मान होता है 22/7, यह संभावित मान है, ओरिजिनल मान इसका नहीं है। तो 22/7 जो है वह परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का ओरिजिनल मान 22/7 नहीं होता है, यह संभावित मान है। ठीक है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, यह इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो हम बताए थे कि जितना घात बहुपद होगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। जैसे कि अगर रैखिक बहुपद ले लिए x+1 तो इसका शून्यक सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञात होगा। जबकि अगर x² + 1 भी ले या x² + 2x + 1 भी ले या किसी भी प्रकार से इस प्रकार से ले तो इसका आपको शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में आपको 3 शून्य की संख्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, जितना घात होगा दोस्तों उतना ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, आगे 47 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए दोस्तों, जब चर मान कभी भी क्या कहते हैं भाग में मतलब बट्टे में आ जाए, ठीक है, तो अभी वह संख्या बहुपद नहीं होता है। ठीक है, और चर का जो है घात अगर ऋणात्मक हो तो अभी वह बहुपद नहीं होता है। अगर चर का मान आपको रूट में रहे फिर भी आप जो है चर जो है वह रूट में रहे फिर भी आपको वह बहुपद नहीं होगा। तो देखिए इस परिस्थिति में कौन है, इसमें से x ऊपर में है इसलिए यह बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे यह नॉर्मल है, यह भी बहुपद है। ठीक है, अब देखिए डी, यह भी आपको बहुपद है। यहाँ पे चर मान देखिए कहाँ है, बट्टा में है, नीचे है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया है px = qx × gx, px का घात अगर 7 है और gx का घात यदि 3 है तो px/gx का घात क्या होगा? देखिए, अगर x के पावर 7 है उसमें अगर आप भाग लगाते हैं x के पावर कितना से 3 से, तो 3 कट करके कितना दे देगा 4, तो x के पावर 4, इसका मतलब है कि उसका घात कितना आएगा 4। या अगर भाग में देखते हैं तो भाग में घात का क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 - 3 बराबर कितना होता है 4 होता है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी में हमको लगता है कि 4 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर में कहा गया है यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड करने के लिए चलिए x बराबर आपको दिया है -2, तो गुणनखंड के लिए इसको आप इधर ले लीजिए, +2 माइनस में 2 है बराबर के इसे ट्रांसफर करेंगे तो +2 हो जाएगा बराबर 0। तो px का गुणनखंड आपको x + 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर में। कहा गया यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? अल्फा बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल होता है और इसका मतलब होता है सूत्र c/a। ठीक है, सी का मान आपको 1 है और ए का मान भी 1 है, इसका मतलब 1 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। कहा गया यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है, माध्यिका 33 है तो बहुलक क्या होगा? दोस्तों इसका सूत्र होता है दोस्तों, तो दोस्तों वह सूत्र है आपको 3 × माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य। यह सूत्र दोस्तों होता है माध्य माध्यिक बहुलक में आपको संबंध है। तो हमको बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों, तो बहुलक के लिए क्या करना है, बहुलक को हम रख लेते हैं और इसको इधर बराबर के साथ ट्रांसफर कर देते, तो क्या हो जाएगा 3 × माध्यक -2 × माध्य, यह आपको सूत्र हो जाएगा बराबर क्या रह जाएगा बहुलक। तो 3 × माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 3 × माध्यक का मान आपको कितना दिया है दोस्तों, माध्यिका या माध्यक दोनों बात बराबर होता है, तो 3 × 33 माइनस
2 गुने माध्य का मान आपको क्या दिया है 27 बराबर आपको बहुलक हो जाएगा जो आएगा 100 मान। तो 3 से 33 में गुना करेंगे तो 33 या 99 हो जाएगा और 27 दूना आपको 54 हो जाएगा। घटाइए कितना हो जाएगा 99 में से 54, 9 में से 4 घटा 5 और 9 में से 5 घटा तो 4, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान जो है दोस्तों 54 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 45 हो जाएगा। तो अब 51 नंबर प्रश्न 51 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता दोस्तों क्या होगी, तो असंभव जो घटना है उसकी प्रायिकता आपको 0 होगी और जो घटना संभव होगा उसका प्रायिकता आपको 1 होगा। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है और जो संभव में ही आपको जो मान दिया जाए बताया जाए घटना तो उसका प्रायिकता हम लोग अलग अलग याद करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न में लिखा गया है पीई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य सही है। ठीक है, तो यह होगा कि 0 से जो है बड़ा और बराबर हो सकता है पीई। ठीक है, और छोटा और बराबर हो सकता है 1 के। तो ये जिसमें आपको दिख रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा और बराबर, ये आपको आंसर ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगा 1 माइनस 0.4, दशमलव डालें तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, 10 में से 4 घटा तो 6.0, तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, जो हारने की रहती है वो आपको 1 में से प्रायिकता को घटाना है, अगर उसकी नहीं कह रहा है तो उसको 1 में से घटा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पचपन नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए 2 शीर्ष नहीं आना चाहिए है ना, तो 2 सिक्का को हम उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। ठीक है, या आपको टेल हेड आ सकता है या दोनों के दोनों टेल टेल ही आ सकता है। तो 4 टोटल आपको संभव परिणाम है। अब कहा क्या जा रहा है कि नहीं आना चाहिए टेल, तो टेल आपको सॉरी शीर्ष नहीं आना चाहिए तो हेड नहीं आना चाहिए। हेड इसमें आ गया है तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी हेड आ गया ये भी नहीं हुआ और इसमें भी एक हेड आ गया है। यहाँ पे कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, तो एक भी शीर्ष सिर्फ एक ही स्थिति में नहीं है तो 1 हो जाएगा, बटे टोटल कितना है 4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता दोस्तों क्या नहीं हो सकता, तो जो 0 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। तो 0.5 आपको 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। अब देखिए 1.5 आपको 1 से बड़ा है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.08 यह भी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यह भी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में कहा गया है अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी वहनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों देखिए 2 वृत्तों में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखिए जो दोनों को एक ही स्पर्श रेखा, अंतः स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ रेखा सिर्फ और सिर्फ एक होगा जो दोनों को स्पर्श कर पाएगा। ठीक है, एक से अधिक नहीं होगा, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर में आपको बताया गया है दोस्तों कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आपको 14 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, यह समझिए दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को दोस्तों करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ जितना है उतना ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर में लेकिन यहाँ एक्स है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया है प्लस बी स्क्वायर माने 1/x² दिया है। अब देखिए यह ए है और यह बी है, तो हम इसको +2ab इधर भी करेंगे +2ab उधर भी कर लेंगे।
तो इधर कहेंगे 2 इंटू ए के जगह पे क्या हो जाएगा x, और b के जगह पे 1/x है तो 1/x हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 14 है तो 14, और प्लस क्या हो जाएगा 2 भी इधर भी, तो 2 इंटू जितना इधर ऐड किए उतना ही इधर भी ऐड कर देंगे, x इंटू 1/x हो जाएगा। जितना इधर हम ऐड किए हैं उतना ही इधर भी ऐड किए। इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/1 इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाने वाले। देखिए कैसे, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस 1/x b हो गया इसका होल स्क्वायर। इधर 14 है। अब देखिए यहाँ पर यह x इस x से कट गया तो बच क्या गया 14, और प्लस 2 एकम 2 मतलब 16 इधर बच गया। तो क्या इधर रह गया x प्लस 1/x, ठीक है, बराबर 16। ये स्क्वायर है, बराबर के उस साइड हम भेजेंगे तो रूट अंडर में चल जाएगा, मतलब 16 का वर्गमूल आपको 4 आएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था x प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हैं या सीधा 4 लिख सकते हैं। अगर रूट में से निकलता है कोई भी संख्या तो प्लस माइनस दोनों में होता है। आपको ऑप्शन में सिर्फ सीधा 4 दिया तो सीधा 4 ही इसका आंसर होगा, अगर प्लस माइनस रहता तो प्लस माइनस भी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न में कहा गया है समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या है। देखिए पहला पद तो इसमें आपको 2 हो गया, ठीक है, n बराबर आपको 11 दे दिया गया, ठीक है। d बराबर इसमें क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 बराबर 4 हो गया। तो s n बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो n का मान आपको 11 है बटा 2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि n का मान 11 है, गुने d का मान आपको 4 है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब चलिए 11/2 रह जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और 11 में से 1 घटा तो आपको प्लस में 10 और गुने 4 है तो 4, तो क्या हो गया 11/2 गुने, देखिए 4 और 10 चौका 40, 40 4 44 हो गया। यह कटेगा कितने बार में 22 बार में, तो 22 से 11 में गुना करेंगे जो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 और 2 24, 242 इसका योग हो जाएगा। 242 ऑप्शन बी में दिख रहा है करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 60 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्या आपको r दे दिया तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का, तो 2πr² होता है। 4πr² पूरा गोला का होता है, तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2πr², और प्लस में अर्धगोला में देखिए अर्धगोला तो ऐसा सिर्फ है नहीं, ये भी आ जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है वृत्त बन जाता है, तो यह वृत्त का भी क्षेत्रफल जुड़ जाता है, इनका मतलब πr² जुड़ जाता है, तो 3πr² हो जाता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको 3πr² होता है सी। लेकिन अगर सिर्फ कहा जाता है ये संपूर्ण नहीं सीधा पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता तो आपको 2πr² हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही हल करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि टोटल 5 पार्ट में हम लोग इस पूरे सवाल को हल करने वाले हैं। तो पूरे के पूरे सवाल को हम लोग 5 पार्ट में हल करेंगे। तो इस पार्ट में पार्ट 3 में आपको 41 से 60 तक हमने हल करने का आपको बताया था, और 41 से 60 तक हमने हल कर लिया। अब अगले पार्ट में आपको 61 से लेकर के 80 तक का प्रश्न हल करेंगे, और उसके बाद हम लोग 81 से लेकर के 100 तक का हल करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो